राव मालदेव और हुमायूं। राव मालदेव और हुमायूं के संबंधों को लेकर के इतिहासकारों के मतों में काफी विभिन्नताएं प्राप्त होती है। बहुत से इतिहासकार मालदेव को षड्यंत्रकर्ता मानते हैं, तो बहुत से इतिहासकार हुमायूं को मालदेव की सहायता के प्रति निष्क्रिय रहना और लापरवाह रहने को एक हुमायूं की गलती मानते हैं। अतः मालदेव और हुमायूं के बीच के सहायता देने और सहायता न लेने की गुत्थी के इस क्रम को, इस घटना को समीक्षा के रूप में आज हम देखेंगे। जिस समय मालदेव अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा था, उस समय मुगल सम्राट हुमायूं की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। शेरशाह सूरी अफगानों का शक्तिशाली नेता था तथा मुगलों का कट्टर शत्रु था। उसने हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित करके दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया था और हुमायूं को दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं का पीछा करना जारी रखा। इस समय शेरशाह ने भी अपने राज्य की व्यवस्था करने के लिए सिंध, पंजाब, बिहार, बंगाल, मालवा आदि में अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज रखी थी। स्वयं भी बंगाल में विद्रोह का दमन करने के लिए गया था। हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण की घटना। मालदेव बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में भलीभांति परिचित था। वह यह भी जानता था कि शेरशाह की सेनाएं चारों ओर बिखरी हुई थी और स्वयं शेरशाह बंगाल के विद्रोह को दमन करने के लिए ससैन्य गया हुआ था। इसके अतिरिक्त उसकी सेना का यह एक बड़ा भाग गखरों के विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था। अतः मालदेव ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण देने का निश्चय किया। वह हुमायूं की सहायता करके अपने राज्य की शक्ति अथवा प्रभाव में वृद्धि करना चाहता था। वह शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना चाहता था। मालदेव का यह भी विचार था कि यदि हुमायूं उसकी सहायता से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लेगा तो हुमायूं सदा उसका पक्षपाती बना रहेगा और शेरशाह के भय का भी अंत हो जाएगा। इन बातों से प्रेरित होकर 1541 में मालदेव ने हुमायूं को मारवाड़ चले आने का निमंत्रण दिया। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि मालदेव के प्रति अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का यदि कोई उपयुक्त समय था तो यही था। उसने इसी समय हुमायूं के पास एक संवाद भेजा कि वह उसे शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए उद्यत है। इस संदेश में सूझबूझ थी, क्योंकि शेरशाह की अनुपस्थिति में मालदेव सीधा दिल्ली और आगरे की ओर प्रयाण कर सकता था और हुमायूं के नाम से अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा सकता था। शेरशाह से पुनः युद्ध करने के लिए वह उपयुक्त समय था। मालदेव भी इस युक्ति से अपना राज्य विस्तरित कर सकता था और हुमायूं के जो दिन थे वो बदल सकते थे, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता था। हुमायूं की अकर्मण्यता और मालदेव की योजना की असफलता। कि हुमायूं विलासप्रिय और चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने मालदेव के निमंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया, लापरवाही रखी, उसे नजरअंदाज किया और पट्टा के शासक शाह हुसैन की सहायता से गुजरात को जीतने की योजना बनाई, परंतु इसमें भी उसे असफलता ही मिली। उसने गख्खर की ओर प्रस्थान किया और यहाँ भी उसे कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि शाह हुसैन तथा यादगार मिर्जा उसके शत्रु बन चुके थे। चारों ओर से निराश होकर हुमायूं ने लगभग 1 वर्ष के पश्चात मारवाड़ जाने का निश्चय किया। यह अगस्त 1542 ईस्वी में मालदेव के राज्य के अंतर्गत फलोदी परगने में पहुंचा। वहां पहुंचने पर मालदेव ने हुमायूं की सेवा में अशर्फियां, फल, मेवे आदि भिजवाए। उसे बीकानेर का प्रदेश देने का आश्वासन दिया, परंतु इसके बावजूद हुमायूं और उसके साथी मालदेव के प्रति शंकित रहे, संदिग्ध रहे। उसने मालदेव के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अलका खां को भेजा। अतका खां ने वापिस आकर हुमायूं को सूचित किया कि मालदेव का नीयत साफ नहीं है, उसका हृदय साफ नहीं है और शीघ्र ही वह मारवाड़ राज्य से कूच कर देना चाहिए। हुमायूं के भूतपूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने भी हुमायूं को संदेश भिजवाकर कहा कि उसे शीघ्रातिशीघ्र मारवाड़ राज्य से चले जाना चाहिए, क्योंकि मालदेव उसे बंदी बनाने का इच्छुक है।
इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में हुमायूं ने मालदेव के राज्य को छोड़ने का निश्चय किया। लौटते समय उसे काफी कष्ट उठाने पड़े। अंत में 22 अगस्त 1542 को हुमायूं अमरकोट पहुंच गया। वहां के राणा ने उसे उदारता पूर्वक आश्रय दिया। मालदेव की हुमायूं के प्रति नीति की समीक्षा। अनेक पर्शियन इतिहासकारों ने मालदेव पर हुमायूं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। निजामुद्दीन अबुल फजल के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मालदेव ने हुमायूं के प्रति विश्वासघात किया। हुमायूं को बंदी बनाकर उसे शेरशाह के हवाले करने का उसका प्रयत्न था, उसकी नीयत थी। यह भी कहा जाता है कि हुमायूं को बंदी बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने मालदेव को कुछ प्रदेश देने का भी प्रलोभन दिया था, परंतु इस कथन में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि यदि मालदेव को उन प्रदेशों का लालच होता तो वह हुमायूं को उसके निर्वाह के लिए बीकानेर का राज्य देने की बात कभी नहीं कहता। मुस्लिम इतिहासकारों का मालदेव पर विश्वासघात का दोषारोपण करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता न करने का मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियां थी। जब 1541 ईस्वी में मालदेव ने हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण दिया था, उस समय परिस्थितियां मालदेव के अनुकूल थी, क्योंकि उस समय शेरशाह स्वयं बंगाल का विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था और उसकी सेनाएं इधर उधर बिखरी हुई थी। परंतु दुर्भाग्य से एक विलासी प्रवृत्ति के हुमायूं ने उस समय उसकी बात पर, उसके प्रपोजल पर, उसके सुझाव पर कोई ध्यान नहीं उठाया, न उसका लाभ उठाया। 1 वर्ष का बहुमूल्य समय इधर उधर भटकने से नष्ट कर दिया और 1 वर्ष के बाद में 1541 में मारवाड़ पहुंचा। उस समय परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। शेरशाह ने इस समय तक उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था और उसकी सेनाएं मालदेव के सीमांतों तक पहुंच चुकी थी। अतः इस समय मालदेव शेरशाह सूरी से शत्रुता मोल लेना उचित नहीं समझता था। इसके अतिरिक्त इस समय हुमायूं की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। उसके अपने साथी भी उसे छोड़कर जा चुके थे और उसके पास मात्र कुछ सैनिक ही बचे थे। ऐसी स्थिति में मालदेव ने शेरशाह से शत्रुता लेना उचित नहीं समझा। मालदेव उस समय न तो शेरशाह को अप्रसन्न करने के लिए तैयार था और न उस स्थिति में था कि वह शेरशाह से लड़े। ऐसी दशा में उसके लिए भी यह उचित था कि वह किसी न किसी तरह हुमायूं को मारवाड़ से बाहर भेज दे, जिससे उसे शेरशाह का कोपभाजन न बनना पड़े। यदि उसका वास्तव में इरादा हुमायूं को धोखा देने का था तो वह शेरशाह के सुझाव को क्यों न मान लेता। उसके लिए फलौदी तक आए हुए हुमायूं को गिरफ्तार करना, बंदी बनाना और उसे बंदी बनाकर शेरशाह के हवाले करना बहुत ही आसान कार्य था। अपने खुद के क्षेत्र में आए हुए हुमायूं को छोड़ देना यह बताता है कि उसकी जो नीयत थी वह साफ थी। वह हुमायूं की सहायता करना चाहता था। 1 वर्ष पूर्व उसने हुमायूं को सहायता के लिए बुलाया था, लेकिन 1 वर्ष बाद बदली हुई परिस्थितियों में वह स्वयं के राज्य को बलिदान नहीं करना चाहता था। इस तरह हुमायूं के मुट्ठी भर 60 आदमियों को समाप्त कर देना उस समय मालदेव के पास एक बड़ी सेना के लिए एक बहुत छोटा कार्य था। परंतु उसने एक अच्छे राजपूत की भांति ऐसे समय में ऐसा आचरण किया जिससे हुमायूं को कुछ सैनिक भय बताकर किसी तरह शेरशाह से दूर भेज दिया। डॉक्टर ओझा का मानना है कि वास्तविक बात तो यह प्रतीत होती है कि मालदेव का उद्देश्य हुमायूं को बंदी बनाकर शेरशाह के हवाले करने का न था। वह तो शेरशाह के कोप से बचने के लिए हुमायूं को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकालना चाहता था। संभव है कि शेरशाह को दिखाने के लिए ही उसने अपने कुछ सैनिक हुमायूं के अमरकोट की ओर प्रस्थान करने पर उसके पीछे भेजे हों। यदि वह चाहता तो हुमायूं को अपने राज्य से निकाल कर बहुत कठिनाई उत्पन्न कर सकता था। हुमायूं के पास सेना के न होने से शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति के कारण ही मालदेव ने समयानुकूल बदली हुई परिस्थितियों में अपनी नीति में परिवर्तन अवश्य किया था, परंतु यह कहना कि उसने आरंभ से लेकर अंत तक कपट से काम किया इतिहास की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि संपूर्ण विजय की छानबीन करने के बाद
इस नतीजे पर पहुंचे कि मालदेव का कोई इरादा धोखा देने का न था, वरन जो व्यवहार उसने किया वह न्याय संगत था। वहीं कानूनगो के अनुसार हुमायूं निरर्थक मालदेव के प्रति संदिग्ध था और उसके साथी उसकी दयनीय दशा को देखकर मालदेव के प्रति व्यर्थ ही संदेह करने लगे। इस वातावरण में दिया हुआ उनका वर्णन अतिरंजित ही दिखाई देता है, बल्कि विद्वान लेखक लिखते हैं कि यदि मालदेव ने इस समय हुमायूं के पास साथ रहने की भूल की होती तो दोनों का ही नहीं वरन सहस्त्रों मारवाड़ के निवासियों का भी अनर्थ हो जाता। इस घटना में मालदेव को धोखे का दोषी न ठहराकर नैतिकता का दोषी ठहराया जा सकता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक वर्ष पूर्व जब सहायता का संदेश हुमायूं को प्राप्त हुआ था, तब हुमायूं ने मालदेव के प्रति कोई विशेष रुझान नहीं रखा। अपने दुर्दिनों को समाप्त करने के लिए वह दूसरे राजाओं के साथ में आशान्वित रहा। वहीं सामने से आए मालदेव के प्रपोजल के प्रति उसने लापरवाही बरती। जिस समय मालदेव ने हुमायूं को सहायता के लिए संदेश भिजवाया था, उस समय की परिस्थितियों में मालदेव और हुमायूं दोनों मिलकर के शेरशाह के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध लड़ सकते थे और शेरशाह को अपराज्य से च्युत कर सकते थे, क्योंकि उस समय शेरशाह की सेना और शेरशाह स्वयं बंगाल में व्यस्त था। तो उसकी इन व्यस्तताओं में उसकी बटी हुई शक्ति को फायदा उठा करके उसे अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन साल भर बाद में, एक वर्ष बाद में बदली हुई परिस्थितियों में मालदेव का हुमायूं को मना करना अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम पहलू है। मालदेव अपने राज्य को दांव पर लगा करके, स्वयं के जीते हुए प्रदेशों को दांव पर लगा करके एक आसन्न संकट जो था वह मोल नहीं ले सकता था। जैसा कि एक कहावत कही जाती है कि आ बैल मुझे मार। मालदेव नहीं चाहता था कि साल भर बाद हुमायूं को वो सहायता देकर के इस कहावत को चरितार्थ करे कि आ बैल मुझे मार, उड़ते हुए तीर लेना, ये उसका उड़ता हुआ तीर लेना हो जाता अगर उस समय वो हुमायूं को सहायता के लिए वचनबद्ध रहता। तो बदली हुई परिस्थितियों में हुमायूं का वहां पर आना भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि हुमायूं बदली हुई परिस्थितियों में एक वर्ष पश्चात में उस जिसके प्रति उदासीन रवैया रखा, वहां करके क्यों सहायता की याचना के लिए वहां पर आया। अतः मालदेव का जो कदम था वह कदम बड़ा दूरदर्शितापूर्ण था। मालदेव की जो नीति थी वह कूटनीति नहीं थी। मालदेव के मन के अंदर कोई षड्यंत्र नहीं था। अगर हुमायूं की गिरफ्तारी का ही, हुमायूं को कैद करने का ही अगर मालदेव की योजना होती तो उसे अपने राज्य में आए हुए हुमायूं को मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में उस अपनी नीयत को अंजाम देना मालदेव के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अतः यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि अपने दुर्भाग्य के दिनों में, अपने दुर्दिनों में हुमायूं और हुमायूं के इर्द गिर्द में जो शंका का वातावरण फैला हुआ था और वो जो अपनी कमजोरियों के कारण स्वयं हुमायूं जो उस समय भोगविलासी प्रवृत्ति के कारण अपने आप को तय नहीं कर पाया कि मुझे अभी इन परिस्थितियों में किसको मित्र बनाना है और किसको शत्रु के खिलाफ किसकी सहायता लेनी है। अतः मालदेव के इस कदम को दूरदर्शी कदम के रूप में देखा जाएगा। मालदेव की नीयत जो थी वह साफ थी, मालदेव की नीति थी वह भी साफ थी। मालदेव की नीति बहुत ही स्पष्ट थी, एक वर्ष पूर्व भी स्पष्ट थी और एक वर्ष के पश्चात भी जब हुमायूं सहायता के लिए पहुंचा तब भी मालदेव की नीति स्पष्ट थी, क्योंकि वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा को दांव पर लगा करके हुमायूं की सुरक्षा में विश्वास नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि हुमायूं की सुरक्षा के नाम पर वह अपने राज्य की बलि चढ़ा दे। अतः मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, फारसी इतिहासकारों के द्वारा मालदेव पर यह आरोप लगाना ऐसा लगता है कि अतार्किक आरोप है और उनके
बताई हुई बातों में, उनके तथ्यों में किसी प्रकार का कोई भी सच्चाई मालूम नहीं होती है। ये मात्र एक मानसिकता का द्योतक है कि किस तरह से हुमायूं की फेल्योर को मालदेव के साथ में जोड़ करके देखना, जबकि हुमायूं स्वयं अपने हित के प्रति जागृत नहीं था।